अस्सलाम वालेकुम। एंटीपार्टम हेमरेज में एपीएच, ये मैं मॉस्क स्टेशन भी आया हुआ था ना पिछले वाटर्स में, एपीएच प्रोटोकॉल आपको कैसे वो बैच वाले बच्चे से आया हमारा कह रहे हैं अच्छा आपको नहीं हाँ साथ साथ बुला देते हैं जो पढ़ाया हुआ है उसी में से आएगा ना, उसी की फोटो बहुत आएगी। इंग्लिश पढ़ी ना आपने बोला? पोस्टमार्टम हेमरेज। हाँ पढ़ा मैंने तो नहीं पढ़ा। लड़के आए ना बेटा कुछ जानवा है या सुबह की क्लास में नहीं थे? नहीं थे। आप भी थे? वो एक था वो भी चला गया, वो पता नहीं कोई ईद है। आएंगे ना मुझे कॉलेज में हूँ। और कोई नहीं, बस हम ही हैं। बस आप ठीक है। अच्छा अभी जो टॉपिक अपने आज वो गर्ल्स भी थोड़ी है ना, लड़कियां भी कम है। वजह ईद के लिए जाएंगे, ईद शुरू हो गई 2 हफ्ते से। दोस्त रहते ईद है एक होता है तो कम कर लिए। अच्छा एपीएस पढ़ना है हमने। एपीएस स्टैंड्स फॉर एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। और एंटीपार्टम हेमरेज जो है एक होता है एपीएस पोस्टमार्टम हेमरेज और एक है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज वो हेमरेज है जो कि 20 वीक्स ऑनवर्ड किसी भी पेशेंट को होगी। यस, वजाइनल ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले जो भी उसको ब्लीडिंग होगी 20 वीक्स के बाद, 20 वीक्स से पहले तो हम अबॉर्शन देते हैं ना, कि मिसकैरेज देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद वाली जो भी ब्लीडिंग होगी 20 हफ्ते से लेके ऑनसेट ऑफ लेबर तक, उसको हम क्या कहेंगे कि ये एपीएच है पेशेंट को, ठीक है। उसको अबॉर्शन नहीं कहना। पहली चीज कि इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि इसकी कॉजेज क्या-क्या हो सकती हैं। 3 प्लेसेंटल फीटल मैटर्नल। वेरी गुड। प्लेसेंटल हो सकती है, फीटल हो सकती है और मैटरनल हो सकती है। प्लेसेंटल दो ही कॉजेज, अब्रप्शन एंड प्रीविया। तो आइडिया होगा ये मार्कर की नजरों से गुजरी नहीं है। फीटल जो है वो वाजा प्रीविया होगा सिर्फ। और मैटरनल क्या हो सकता है? तो ट्रॉमा, कोई सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, एटॉपी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन पॉलिप हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सर्वाइटल, यानी कि कोई लोकल पैथोलॉजी है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। सो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशेंट आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीड कर सकता है, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं कि प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या चीज होती है। प्लेसेंटल एब्रप्शन इज एक्चुअली अ प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स साइड। जहां पर वो चिपका हुआ है यूट्रस के अंदर, उससे वो सेपरेट हो गया। जब वो सेपरेट हो गया तो उसके पीछे जो है वो ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम डिवीजन करते हैं दो तरह से। एक होती है कंसील्ड एब्रप्शन और एक होती है रिवील्ड एब्रप्शन। जो कंसील्ड है इसका मतलब ये कि वो पॉकेट तो बन गई है प्लेसेंटा के पीछे, लेकिन बाहर नहीं आ रहा क्योंकि वो पॉकेट में सील हो गया है। और इसकी डायग्राम आई है आपकी बुक में भी दी हुई है 14 बनी हुई है ना। यस 57 पेज में देखो ये कंसील्ड है ऊपर वाला, और नहीं सॉरी नीचे वाला कंसील्ड। और नीचे वाले में देखिए ब्लीडिंग और से आ रही है, आ रही है ना, तो वो आपकी रिवील हेमरेज है। नजर आ रही है ना सबको, ठीक है। सो प्लेसेंटल एब्रप्शन जो है वो दो तरह की होती है। इधर देख लो अगर नहीं मिल रहा तो ये रिवील्ड है, यानी कि प्लेसेंटा फटा या सेपरेट हुआ और उसकी ब्लीडिंग आपकी आ रही है वाले। इसके अंदर एक पॉकेट बन गई है, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया लेकिन पॉकेट है और वो उसके अंदर रिटेन है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कंसील्ड एब्रप्शन। एब्रप्शन माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सेवियर भी हो सकती है और इतनी सेवियर भी हो सकती है कि पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाए, ठीक है। जा सकते हैं ना पेशेंट शॉक में, ठीक है। और एब्रप्शन क्योंकि ज्यादा प्लेसेंटा डिटैच हो गया तो बच्चे की ब्लड सप्लाई आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी, तो उसी वक्त बच्चे का हाइपोक्सिया स्टार्ट हो जाता है और इवन आईयूडी भी हो सकता है बच्चे का इंट्रायूट्राइन, ठीक है, क्योंकि आपने उसका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज कर दी है। आधा प्लेसेंटा जो डिटैच हो गया तो पीछे क्या रह गया उसका, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ज्यादातर एब्रप्शन आईयूजीआर और ओलिगो के साथ होती है एसोसिएटेड और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के साथ। जो मैंने आपको प्री-क्लैम्सिया इक्लैम्सिया वगैरह पढ़ाया था उसमें काफी हद तक चांसेस होते हैं कि पेशेंट को प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाए। इसके अलावा अगर मल्टीपैरिटी है पेशेंट में या पेशेंट स्मोकिंग करती है तो उसके अंदर भी ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपके बुक में ओलिगो या पोली है। पोली हो गया, ओलिगो हो गया, पॉलीहाइड्रोमियोस। ओलिगोहाइड्रोमियोस होता है एसोसिएटेड और आईयूजीआर के साथ, यानी कि जब हाइपरटेंशन होती है तो ओलिगो आईयूजीआर होता है ना,
तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के सेकेंडरी एब्रप्शन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी है, स्मोकिंग है, पॉलीहाइड्रोमियाज है, उसके अंदर भी इसके ज़्यादा चांसेस हैं एब्रप्शन के होने के। मैंने डायग्नोसिस आपने कैसे करना है, डायग्नोसिस एक तो ये कि पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा कि पेशेंट आपको हिस्ट्री देता है कि पेनफुल ब्लीडिंग है, पेनफुल एब्डोमेन विद ब्लीडिंग। हाँ पेन, इसके अंदर पेनफुल ब्लीडिंग होती है, प्रीवियम में पेनलेस। हाँ ये मैंने सही कहा, नहीं वो मशीन बंद हो गई थी, वो वापस चल गई। तो एब्रप्शन की आपको याद रखना है कि प्रीविया की पेनलेस ब्लीडिंग होती है और एब्रप्शन की पेनफुल ब्लीडिंग होती है। पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में और साथ में मुझे ब्लीडिंग हो रही है। जब आप उसको एग्जामिन करते हैं तो उसका टैकीकार्डिया होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और पेट टेंस और टेंडर होता है, वुडन हार्ट उसकी फीलिंग होती है पेट की, पेनफुल होगा, प्रीविया में पेनलेस होगा। तो इसमें जब आप पेट पे हाथ लगाते हैं तो आपको बहुत टेंस फील होता है, उसका एब्डोमेन सख्त होता है। यूट्रस स्टोनी हार्ड होगा, वुडन हार्ट कहते हैं, स्टोनी हार्ट को वुडन हार्ट होगा, यानी कि जब आप पेट पे हाथ रखते हैं तो सख्त होता है पेट उसका। हाँ ठीक है, सो ये होगा। उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस करवानी है और अल्ट्रासाउंड में आपने देखना है कि अल्ट्रासाउंड से आपको एब्रप्शन ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड जब आप करेंगे तो आपको पीछे प्लेसेंटा के पीछे एक जो है वो ब्लैक कलर का मैस फील होगा जो कि ब्लड होगा, पीछे इकट्ठा हुआ होगा। तो आपको ये शो हो जाएगा कि प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो गया है और दिस इज प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रप्शन अगर माइल्ड है या मॉडरेट है, जिसमें पेशेंट सिम्प्टोमेटिक नहीं है, सिम्प्टोमेटिक होने का मतलब ये कि वो शॉक में नहीं है, वाइटली स्टेबल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है और ये पेशेंट जो है वो 32-34 यानी कि टर्म से पीछे है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको डेक्सा लगाएं और इसको कंजर्वेटिवली चलाने की कोशिश करें। और अगर यही प्लेसेंटल एब्रप्शन टर्म के ऊपर हो, टर्म के यानी कि 37 वीक्स पे प्लेसेंटा एब्रप्ट कर गया, क्या करें, डिलीवर कराएं, इसको अभी क्या करना है। टर्म के ऊपर है या सीवियर कैटेगरी ऑफ एब्रप्शन है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, पेशेंट शॉक में है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशन आपने इसको डिलीवर कर देना है, क्योंकि प्लेसेंटा निकलेगा तो हालात अच्छे होंगे। समझ आ गई है? चाहे 20 वीक का भी हो, जाहिर सी बात है, शॉक में अगर पेशेंट है और सीवियर कैटेगरी ऑफ एब्रप्शन है, आपने अल्ट्रासाउंड किया, सारा प्लेसेंटा है, उसमें क्या करना है, खत्म हो गया ना, आपने पेशेंट को तो बचाना होता है ना। हाँ अगर हल्की फुल्की सी माइल्ड मॉडरेट है, स्पॉटिंग हो रही है, पेशेंट को पल्स उसकी ज़्यादा नहीं है, वाइटली वो बिल्कुल ठीक है, एचबी भी उसका ठीक है, बच्चा भी ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि चले आप इसको, और अल्ट्रासाउंड किया तो छोटी सी लीजन है, छोटा सा मैस है, तो उसको आप चला सकते हैं ना, तो आप उसको चला, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है वो आ जाता है प्रीविया। प्रीविया जो है उसका मतलब ये होता है कि प्लेसेंटा इज एक्चुअली लो लाइन, प्लेसेंटा जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से प्लेसेंटा की जो असल में जो अटैचमेंट पॉइंट है वो अल्लाह ताला ने लो यूट्राइन सेगमेंट नहीं रखा, अपर रखा है। तो अगर ये प्लेसेंटा जो है वो लो यूट्राइन सेगमेंट में आके लगता है तो दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा प्रीविया। सर्वाइकल लॉस को कवर करता है, ये वो भी मैं डिफरेंट बताता हूं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया की क्या वजूहत हो सकती हैं, अगर पहले कोई सर्जरी हुई भी है तो अक्सर प्लेसेंटा जो है वो नीचे आगे चिपक जाता है लो यूट्राइन सेगमेंट में, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसके अंदर भी ये हो जाता है। अगर ब्रीच है प्रेजेंटेशन उसके अंदर अक्सर ये हो जाता है कि प्लेसेंटा जो है वो नीचे। तो ये रिस्क फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। कोई अगर जो ओव्यूलेशन इंडक्शन का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से बच्चे होते हैं उनके प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो हम आर्टिफिशियली वो करते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा कोई यूट्राइन एनोमली है, फॉर एग्जांपल यूट्रस डेल्फस है या आर्थ्रोइड यूट्रस है, इस तरह की एनोमलीज या बाइकॉर्नल यूट्रस है, उन पैथोलॉजीज के साथ उसके साथ जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया की एसोसिएशन ज़्यादा है। समझ आ गई है? अब जो है इसकी टाइप्स की जो बात कर रहे थे आप, इसकी 4 टाइप्स होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की, 1, 2, 3 एंड 4। प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 1 वो होता है जिसके अंदर प्लेसेंटा इज इन द लो यूट्राइन सेगमेंट but it is not approaching the cervical os, ठीक है, it is not approaching the cervical os। टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप 2 के अंदर the placental edge is just approaching the cervical os। टाइप 3 placenta is partially covering the cervical os, और
टाइप 4 में प्लेसेंटा जैसे प्याला नहीं होता, ऐसे बिल्कुल सर्वाइकल ऑस में पूरे का पूरा प्लेसेंटा नीचे आकर चिपका हुआ है। और So that is चारों में लो यूट्राइन सेगमेंट ही है, वो तो डेफिनेशन ही हो गई ना बेटे। ठीक है। टाइप 3 पार्शियली कवरिंग है, यानी कि पहले वाले के अंदर नीचे था लेकिन अप्रोच नहीं कर रहा था, पहले वाले फिर उसने सर्वाइकल एज को उसने अप्रोच किया, 3 के अंदर एक कंप्लीटली उसने कवर किया और 4 के अंदर उसने पूरा कर दिया। मैं इस बुक के पीछे डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ, किसकी बुक है? कर लूँ इस पे ड्रॉ? हाँ, ये अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ये अगर यूट्रस है आपका, सो क्योंकि बोर्ड देखे पता नहीं ये बोर्ड क्यों हटा दिया, बोर्ड मंगवा समझ आता है। मंगवा। ये देखो बच्चों, ये प्लेसेंटा है, ये लो यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है नीचे और ये सर्विक्स है, ये है टाइप 1। अगर यही प्लेसेंटा नजर आ रहा है, यस मैम, अगर यही प्लेसेंटा सर्वाइकल बाउंड्री को टच करे 2 यही प्लेसेंटा ज्यादा इधर है, थोड़ा सा इधर भी आ गया है, पार्ट 3। अगर ये पूरा प्याला बन के इधर आ जाए 4, समझ आ गई है? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। करना क्या है जी, इसके अंदर भी पेशेंट आपके पास आए कि मुझे पेनलेस ब्लीडिंग है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोए हुए थे, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होती, कुछ भी नहीं होता और जी पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको शक होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगी, याद करवाना कि मैडम आपने एक चीज बतानी है, ठीक है, वो बताती हूं। मैम ऐसे पेनलेस भी होती है? पेनलेस होती है क्योंकि साइड इसके अंदर वो नहीं हुआ ना, उसके अंदर जो सेपरेट हो गया था ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो साइड वाली वेसल्स होती है ना, वो एक पंक्चर हो जाती है, नीचे पड़ा हुआ ना प्लेसेंटा, कोई वेसल पंक्चर हो गई है, तो उससे पेन तो उससे नहीं, उससे पेन क्यों होगा? वो ब्लीडिंग सर्वाइकल लॉस से आना शुरू हो जाती है। उसके अंदर पेन क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके अंदर यूट्रस के साथ ब्लड इकट्ठा होता जा रहा था, प्रेशर दे रहा था, जिसकी वजह से यूट्रस टेंस हो गया था। इसके अंदर वो वाला सीन नहीं है ना, इसके अंदर तो एक तो वेसल्स है, वो प्लेसेंटा के ऊपर वाली वो पंक्चर हो जाएगी, तो उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हिस्ट्री जो है वो पेशेंट देखिए मैं पेनलेस ब्लीडिंग के साथ आई हूँ, ठीक है, और उसके बाद आप एग्जामिन करेंगे तो पेट सॉफ्ट होगा, इसके अंदर टेंडर नहीं होगा, और जो है ना आप जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्लेसेंटा नीचे है, आप उसको क्लासिफाई कर लें, आपका डायग्नोसिस एक केस का पूरा हो जाएगा। और इसके अंदर आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अगर हमेशा याद रखो इसके अंदर एपीएच के अंदर मैनेजमेंट, अगर माइल्ड है ब्लीडिंग, पेशेंट वाइटली स्टेबल है, रिमोट टू टर्म है, यानी कि 32 वीकर है, 33 वीकर है, आप डेक्सा लगा के कंजर्वेटिवली चलाएं। और अगर यही पेशेंट नियर टू टर्म है और सिवियर कैटेगरी ऑफ है कि पेशेंट सिम्टोमेटिक हो गई है, शॉक के सिम्टम्स दे रही है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज आप डिलीवर करें। ये प्रीविया का भी है और एडॉप्शन का भी है, समझ आ गई है? अच्छा, अब जो है जो खास बात मैंने तुम लोगों को बतानी थी एपीएच की, वो ये है कि जब भी आपके पास पेशेंट आए ना, तो आपने कभी भी इसका पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना, उंगलियां नहीं मारनी, ये रूल है, क्योंकि आप और करेंगे। सो अगर कोई भी पेशेंट आपके पास, मैंने आपको किसी में भी स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन या वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं बताया, मैंने आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बताया है। आपने वजाइनल एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड के बाद करना है, क्योंकि अगर प्रीविया है और आपने उंगलियां मारना शुरू की है तो वो तो और फट जाएगा, ठीक है। सो आपने वजाइनल एग्जामिनेशन प्रायर टू अल्ट्रासाउंड नहीं करना एपीएच के पेशेंट का। अल्ट्रासाउंड करें, डायग्नोसिस बनेगा, फिर अगर करना है, प्रीविया नहीं है तो आप एब्रप्शन में कर सकते हैं ना एब्रप्शन में, हाँ, क्योंकि वो उसमें नहीं है। समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी, अब है तीसरी चीज वाजा प्रीविया। वाजा प्रीविया क्या होता है? ये कोई फीटल वेसल्स होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से आगे की, जो कि ट्रांसवर्स कर रही होती हैं सर्वाइकल ऑस को। ये प्लेसेंटा नहीं होता, लेकिन फीटल वेसल्स होती हैं जो कि एब्रेंटली वहां पर आकर लॉज हो जाती हैं, ठीक है। वो एक वैसे झालर से उन्होंने बनाई होती है ओवर द सर्वाइकल ऑस। प्लेसेंटा नहीं होता, कुछ 2-3 वेसल्स होती हैं जो कि उसको ट्रांसवर्स कर रही होती हैं। ये पेशेंट भी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं सर्वाइकल ऑस पे, ऐसे बिल्कुल ना प्लेट सी, लेकिन प्लेसेंटा नहीं होता, ये एब्रेंट वेसल्स होती हैं, अम्बिलिकल आर्टरी से निकलती हैं और उसको कवर कर देती हैं। अच्छा, ये भी पेशेंट एपीएच के साथ प्रेजेंट करते हैं और सीवियर एपीएच कॉज कर सकते हैं ये पेशेंट के अंदर, और इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पे बहुत कम लोग करते हैं, अक्सर पता ही नहीं चलता कि ये वाजा प्रीविया है,
क्योंकि अल्ट्रासाउंड में इस तरह से नजर ही नहीं आती। प्लेसेंटा तो हम देख लेते हैं, वेसल्स देखना मुश्किल भी होता है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं भी देखते। सो ये अक्सर अनडायग्नोज्ड ही जाती हैं, ठीक है। इसका डायग्नोसिस कब होता है, जब आप जब पेशेंट लेबर में चली जाती है ना, जब पेशेंट में लेबर में गई और आपने जैसे ही मेम्ब्रेन्स रप्चर की ना, तो ऊपर वेसल्स पड़ी हुई थी, एकदम जो है वो का शॉक लगा है। सो दैट एक्चुअली कंफर्म्स कि ये तो केस वाजा नहीं किया था, प्लेसेंटा के ऊपर था इसका। सो अक्सर ये पेशेंट्स इस तरह से ठीक होते हैं, समझ आ गई है, ठीक है। सो ये भी एक वन ऑफ द कॉज ऑफ एपीएच है, और इसके अंदर भी ज़ाहिर है आपने डिलीवरी करनी है और तभी हालात ठीक होंगे। यानी इसको पहले डायग्नोज हम कर नहीं सकते? कर सकते हैं, लेकिन प्लेसेंटा नहीं है ना, प्लेसेंटा ऊपर है, कुछ वेसल्स वहां पे आके ट्रांसफर हो रही हैं, मतलब एक ही ऑप्शन ये नहीं होता है डायग्नोसिस, मतलब अल्ट्रासाउंड के अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास। और क्या कराएंगे, एमआरआई आप करवा सकते हैं, सीटी स्कैन तो वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एक्सरे आप करवा नहीं सकते, उसमें फायदा भी कोई नहीं है। तो एमआरआई, और एमआरआई हमें शक हो तो हम कराएं ना, एमआरआई ऐसे थोड़ी हर पेशेंट का एमआरआई करा लेना आपने, वो शक आपको होगा तो आप किसी डायग्नोसिस। लेकिन वैसे एमआरआई इसको कैप्चर कर सकता है? कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि एमआरआई में आपको शक पड़ेगा तो आप कराएं ना, आपको शक ही ना हो तो फिर कैसे आप कराएंगे। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब जो है मैटरनल कॉजेस है, मैटरनल कॉजेस कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फेक्शन है या पीआईडी, लेकिन इसके अंदर मैटरनल कॉजेस तभी शक आता है जब आप ये एपीएच की दूसरी कॉजेस रूल आउट कर चुके होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया रूल आउट कर लिया है, एब्रप्शन रूल आउट कर लिया, तभी आप सोचोगे ना कि हाँ ये है, अदरवाइज तो आपका ध्यान नहीं जाता ना इसमें, ठीक है। सो ये था जी टॉपिक ऑफ एपीएच। इसका जो हमने ऑक्सी स्टेशन में आप कह रहे थे वो होता है क्योंकि ये भी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, ठीक है, इसके अंदर इमरजेंसी है ना ये, तो इसके अंदर जो हम आपको पीपीएच का प्रोटोकॉल पढ़ाएंगे सारा वही प्रोटोकॉल इसमें भी है। कॉल फॉर हेल्प है, साथ में आपने कैप करना है, कैथेटराइजेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, पेशेंट को 2 आईवी लाइन बड़ी-बड़ी मेंटेन कर देनी है, साथ में आपने हेमासेल अटैच कर देना है, हेमासेल देनी है तो नॉर्मल लाइन ताकि उसका इंट्रा जो वेस्कुलर वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे, फिलहाल जब तक ब्लड नहीं आता। सारी लैब्स आपने उसकी भिजवा देनी है, उसको स्टेबल करना है ना पेशेंट को, पहले कैथेटराइज उसको कर देना है, उसका लैब में बता देना है कि आप हमें 3-4 यूनिट ब्लड के अरेंज करके दे दें, 2-4 एफएफपी आपने ऑर्डर कर देने हैं। आपने इसी तरह से ये फ्लो चार्ट में लिखना होता है। हम पीपीएच का फ्लो चार्ट आपको देंगे, उसके अंदर सिर्फ यही है, सारा ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, इमरजेंसी है। नीचे जब आप आएंगे पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया, फिर आपने ये लिखना है कि डिटेक्ट द कॉज ऑफ एपीएच, अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि पता चले प्रीविया है या वो है, और लोकल एग्जामिनेशन अगर अल्ट्रासाउंड करके रूल आउट हो जाता है तो लोकल एग्जामिनेशन करें, पता चले कोई एक्टोपी तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है, नीचे बड़ा हुआ जो ब्लीड कर रहा है या सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। पहले अल्ट्रासाउंड करें और फिर लोकल एग्जामिनेशन करें, और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर माइल्ड है तो और टर्म से रिमोट है, डेक्सा लगाएं, कंजर्वेटिवली चलें, सीवियर कैटेगरी है, एनी जेस्टेशन डिलीवर करें, नियर टू टर्म है, माइल्ड है या सीवियर है, डिलीवर करें। सो ये दोनों का सेम रहेगा। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोटोकॉल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल टू राइट डाउन अगर ये ऑक्सी स्टेशन में आता है। वाइवा बेस्ड नहीं होता, वाइवा सुना है ये ज्यादातर हम रिटर्न में रखते हैं, समझ आ गई है? नहीं करना ना, अगर प्रीविया मिल गया एग्जामिन क्यों करना फिर? पहले कॉल एग्जामिन हमने तब करना है जब आपको प्रीविया भी मिला और एब्रप्शन भी नहीं मिली, तो लोकल एग्जामिनेशन करें ताकि मैटरनल कॉजेस पता चल जाए कि सर्वाइकल एक्टोपी तो नहीं है, सर्वाइकल पॉलिप तो नहीं है, या वो तो नहीं है, सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड में प्रीविया देख लिया है तो फिर पीडी क्यों करनी है? उसको फाड़ने के लिए थोड़ी पीडी करनी है, छोड़ दें, उसकी मैनेजमेंट करें। हाँ, लेकिन अगर क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवर भी नहीं होना उसने प्रीविया ने, हाँ, लेकिन अगर वो है ये एब्रप्शन है तो एब्रप्शन को आप नॉर्मली डिलीवर कर सकते हैं, माइल्ड वाली एब्रप्शन को। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने एब्रप्शन देख ली है, प्रीविया रूल आउट कर लिया, तो आप उसकी पीडी करके देख लें कि लेबर में तो नहीं है पेशेंट, अगर लेबर में है तो कितने सेंटीमीटर डायलेटेड है, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। जो भी प्लेसेंटा प्रीविया विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ ऑस है, यानी कि उसके एज का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सर्वाइकल ऑस, वो नॉर्मल डिलीवर नहीं होगा। 2 सेंटीमीटर से ऊपर अगर है तो उसको आप चांस दे सकते हैं। कल बताया था डॉक्टर ने, बताया था, बस फिर वही है। मैम एक चीज पूछनी थी, ये
मैंने लिखी है आपने पहले बताया था कॉल फॉर हेल्प एपीएच प्रोटोकॉल फिर कैप या इसको एपीसी भी कह सकते हैं ना एपीसी प्रोटोकॉल पहले एबीसी कहते होते थे, अब चेंज कर दिया अच्छा, अब हम पहले उसको उन्होंने क्या- कहा पहले आप ये करें कैनुला डालें, फिर आप एयर पे करें और फिर बीडी करें, उल्टा कर दिया इन्होंने ना, इसलिए मैंने सी फॉर कहा कैनुला नाम वही है, सी फॉर कैनुला इसलिए क्योंकि सी फॉर सर्कुलेशन है। यस और मैम इसके बाद आईवी लाइन हमने डाल दी है आईवी लाइन सर्कुलेशन में डाल दिया आपने अच्छा बेटा, वो उधर होगी फिर कैथेटराइजेशन कैथेटराइज कर लें, आईवी लाइन जो डाली है उसे ब्लड सैंपल्स भेजें, ब्लड बैंक इन्फॉर्म करें, 4 यूनिट ब्लड मांगे, 4 एसएसपीस मांगे, रोला शोला डाल के उसके बाद मैम ये एफपीपीस तक एपीएच और पीपीएच सेम है ना? हां उसके बाद फिर मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी ना, हाँ, फिर- पीपीएच में उसकी कॉजेज ढूंढोगे, एपीएच में इसकी कॉजेज ढूंढोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, लोकल एग्जामिनेशन करोगे, जेस्टेशनल एज देखोगे पेशेंट की कितनी है। ये तो पीपीएच में देखेंगे ना गेस्टेशन एपीएच में देखेंगे ना जेस्टेशनल एज, पीपीएच में कैसे जेस्टेशनल एज पोस्टमार्टम में साथ मैं वो कभी मिक्स करूंगा ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? चलो बस यही क्लास थी अभी की एपीएच की और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी आया होता पढ़ लेना। है लॉन्ग केस इसके में तो तो 5 नहीं मार्क्स रखते, थे 5 मार्क्स थे इसके शायद सारे स्टेशन बेटे 5 के ही होते हैं, आप 5-5 नंबरों के लिए पढ़ रहे हैं, लॉन्ग केस तो लॉन्ग 50 केस का होता 50 है नंबर का होता है। मैम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का लॉन्ग केस आया हुआ था ना ऑप्स में क्या होंगे तुम सारे अभी तो नहीं आएगा ना, आया हुआ था तो पढ़ना नहीं मैं वो प्रैक्टिस के लिए तो तैयार हूं हां तो इम्पोर्टेंट है ना वो तो। और गायनी में सीवियर एब्डोमिनल पेन का लॉन्ग केस आया हुआ था मैं अच्छा कंफर्म का किसी के साइन कराने हैं मुझे जरूरत है, हां नीचे भी जगह है ना मुझे देखो लिंकेज का बनेगी साथ साथ कोशिश करो साइन करा दो बाद में, इतने स्टेप में और साइन कराना हमारे लिए दूसरे का एक अभी पीपीएच की अलग से क्लास होगी पढ़ाएंगे आपको। ओके ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़, अपने क्लास 11:30 हो गए ना, पढ़ी थी मेरे पास अच्छी पढ़ा हुआ है, लेकिन सारा बुक वाला पढ़ाया है। लेकिन मैम आप भेज दें वो ऑस्की स्टेशन की तैयारी इम्पोर्टेंट हो जाएगी मैसेज कर दो सारी में कैसे करना और फिर आगे से लिखो रिमाइंडर चलो किया करो मैं वो बाद में आप किसी भी टाइम रिप्लाई दे दें सारी में रिमाइंडर अच्छा बच्चों 11:45 पे मैं क्लास ले लें, ये तो जरूरत नहीं है ना, चलो ओके
कुछ नहीं है, बस पिला दी। हमारे ना बड़ी अभी लोग सोना किसी वजह से मैंने बहुत डर लगा खाना भी इतना भारी और रोजा खराब हुआ नमाज भी नहीं बहुत सही बात है। और जरा और हमें तो फिर पता है घर वापस जाना है, ये भी ब्लॉग भी देगी और वहां की एग्जाम्स हो रही है, मुझे भी देगी। हां अभी आएंगे ये बहुत जल्दी करा रही है। हां वो सोच रहा था अब यार सर ना आसी का ब्लॉग लाइक है नहीं सेकंड वाला में डाल दे यार। हां ये अब इतना जल्दी पर वो तुम्हारी कोई भी नहीं आ रहा मेरे मोबाइल में तुमने लगा हुआ है कॉलेज इतना फसूली पर चल तूने से तू ये भी लगी है हां कर लिखा हां और नहीं किया है मुझे देखो एक बेटर फर्स्ट ईयर में तो बताया था फर्स्ट ईयर के बाद चीजें चेंज हो गई हैं। दूसरा ये कि पिछली बार भी उस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्तारी में पैसे हां परवा के मीटर होता है खुद चलेगा उससे में करेंगे पैसे हो जाएंगे। चलो बहुत नहीं करते वाह अभी वो जी कोई पास नहीं था बैठने की जगह नहीं बहुत मुश्किल से ये कह रहा हूँ लोकेशन वगैरह अच्छी थी मतलब वाइब्स पर मजे के थे लेकिन चीजें थोड़ी हैक हो गई। तुम लोग कितने बजे तक फ्री हो गए थे? बहुत जल्दी फौरन सारी फौरन मतलब कोई वो नहीं था टाइम नहीं था सही क्योंकि ये जो हॉस्टल लाइफ होते हैं उन्होंने ज़्यादा जल्दी जाना होता है तो फिर इस वजह से बहुत जल्दी हो गया तो होगा फिर मतलब आ ही रहे हैं बंदा थोड़ा सा टाइम तो हो लिटरली कुछ भी नहीं था बस मुझे तो क्या होना पर रिग्रेट हो हाँ स्पोर्ट्स टीम में होती है ट्रिप पे मिल गई बड़े अच्छे
पहले घर से 2 मिनट हमने भी एक भी नहीं थे इस बार अब नहीं ना प्रॉब्लम हां बस कि तो ये तारीख ये थी फर्स्ट डे नहीं ठीक नहीं थी चलिए